नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब की बार किसकी सरकार, इसके इर्द गिर्द 5 राज्यों की सियासत घूम रही है। असम और केरल में चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन बंगाल में चुनावी घमासान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। एसआईआर को लेकर बंगाल में सियासी पारा कितना चढ़ चुका है, इसकी ताजा तस्वीर सामने आई है। टीएमसी के डेलीगेशन ने थोड़ी देर पहले दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। इस दौरान टीएमसी डेलीगेशन और चुनाव आयुक्त के बीच खूब गहमागहमी हुई। बैठक के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बैठक के दौरान चुनाव आयुक्तों पर चिल्लाने लगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ भी ना बोलने को कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल में चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित और बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ये मुलाकात केवल 7 मिनट तक ही चल पाई। जिस वक्त टीएमसी का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिल रहा था, उस वक्त ममता भवानीपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया। लगभग इसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। लेकिन दिल्ली में बैठक के बाद टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच पहले से चली आ रही तनातनी और बढ़ गई है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बैठक केवल 7 मिनट ही चल पाई। So Sagarika Ghosh, our deputy leader in Rajya Sabha, Dr. Menaka Guruswamy, our Rajya Sabha MP, Saket Gokhale, ex-MP, we went there. I want to tell you what the election commissioner, chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। तो टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच में ये गहमा-गहमी कोई नई बात नहीं है। एसआईआर जब से पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है तभी से टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने हैं, लेकिन आज बात एक कदम और आगे बढ़ गई है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? टीएमसी का डेलीगेशन जब चुनाव आयुक्त से बात कर रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि गहमा-गहमी बढ़ गई और 7 मिनट के अंदर ही इस मुलाकात को खत्म करना पड़ा? बिल्कुल प्राची, देखिए, इससे पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं और हमने देखा था कि जब अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की थी उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे और आज भी यही देखने को मिला। जैसे ही डेलीगेशन पहुंचा, हम ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अमूमन होता है कि कोई भी डेलीगेशन जाता है तो 20 मिनट 25 मिनट तो मुलाकात होती है, लेकिन हमने देखा कि ये लोग गए और थोड़ी देर के बाद ही वापस ऑफिस के बाहर आ रहे हैं। तमाम मीडिया वहां पर मौजूद थी, पूछा तो गुस्से से लाल थे। डेरेक ओब्रायन भी, सागरिका घोष वहां पर थी, दूसरे और जो सदस्य थे वो भी। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि गेट लॉस, आप यहां से तुरंत निकल जाइए। 7 मिनट की जो मुलाकात रही सिर्फ उतनी रही, हम बातचीत कर ही रहे थे। उसके बाद चुनाव गुस्सा हो गए, ये टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया। लेकिन फिर चुनाव की तरफ से भी जानकारी दी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि डेरेक ओब्रायन और दूसरे जो सदस्य हैं वो चिल्ला रहे थे, सही से बात नहीं कर रहे थे चुनाव आयोग से। तो ये तमाम बातें, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। आप टीएमसी ये कह रही है कि वहां पर जो सीसीटीवी है अंदर के वो फुटेज जारी किए जाए। अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात उस दिन कही थी। जो तो तकरार है वो लगातार बढ़ती चली गई है। अब चुनाव चूंकि चल रहा है, एसआईआर को लेकर भी हमने देखा कि 90 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम हटे हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो भी आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त निशाने पर है विपक्षी पार्टियों के, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आज शाम 5 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारी विचारधारा से संबंधित जितने भी दल है वो तमाम वहां पर आएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। हालांकि इससे पहले विपक्ष की तरफ से संसद में भी ये कोशिश की गई कि एक हटाने का उनको प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन वो भी गिर गया। तो ये जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। नाराजगी अपनी जगह है, शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन ये शिकायतें और नाराजगी जब एग्रेशन में तब्दील हो जाती हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। टीएमसी लगातार आग बबूला है। टीएमसी के नेता एसआईआर के बाद बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कटने के बाद अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचे। टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को ममता की लिखी चिट्ठियां दिखाई, 6 उदाहरण दिए, लेकिन टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग ने किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
चुनाव आयोग ने कल बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं, जो कुल वोटर लिस्ट का 11.85% है। बंगाल में एसआईआर से पहले 7,67,37,529 वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद 6,75,54,184 वोटर ही रह गए, यानी तकरीबन 91 लाख वोटर जो हैं वो कट चुके हैं। बंगाल में कुल 60,06,675 संदिग्ध वोटर हैं। इनमें अभी तक 59,84,512 वोटर्स की जांच की गई है। इनमें 32,90,279 वोटर सही पाए गए। 27,16,393 वोटर्स के नाम कट गए। बंगाल में वोटर्स की शिकायत की जांच के लिए 19 ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं, लेकिन पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां का वोटर लिस्ट तो फ्रीज हो चुका है। वहां अब लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, वहां लोगों के नाम अभी भी जुड़ सकते हैं। अब किस जिले में कितने नाम कटे हैं यह भी मैं आपको बताती हूं। मुर्शिदाबाद, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहां 4,55,137 नाम कट गए हैं। उत्तर 24 परगना सीट, यह भी मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीट है, यहां 3,25,666 वोट कट गए हैं। तो वहीं मालदा में भी इसी तरह 2,39,375 वोट कट गए हैं। और इन्हीं सीटों को आधार बनाकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक समुदाय विशेष को एसआईआर के नाम पर टारगेट किया गया है। वहीं एसआईआर में नाम कटने के बाद जनता में भी काफी अफरा तफरी मची हुई है। आसनसोल में लोग अपना नाम कटने पर जानकारी लेने पहुंचे। वोटर सूची से नाम हटने वाले लोगों की भारी भीड़ आसनसोल के डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यालय में दिखाई दी, जहां सेटअप किए गए दफ्तर में लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कराए। भीड़ को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। मेरा डिलीट हो गया, हस्बैंड के नाम है। मेरा मम्मी का नाम उठा है, मेरे लोग का नाम नहीं उठा है। चाची का जो है उन लोग का पूरा परिवार में कट गया है। कितने लोग? 4 था, 4 को कट गया है। मेरा हो गया, नाम उठ गया, मेरे हस्बैंड का डिलीट हो गया। लिस्ट नाम बुला दिया था, हम लोग जो ना जमा करने के लिए आए। डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ? डिलीट हो गया। अब कैसे कहे कि 2002 का नाम लिस्ट में है, निकल रहा है। नहीं सोचिए, पुराना वोटर कार्ड है वो भी नहीं निकल रहा है। हाँ, मेरे पापा दिए। डिलीट क्यों हुआ? डिलीट नहीं हुआ क्योंकि बस कुछ करेक्शन था ना, 2002 में नाम गलत था, मेरे पापा का कुछ इनकरेक्ट था। उनके बाद वो करेक्ट किया, लेकिन 2002 में थोड़ा सा वो मिसमैच की वजह से वो शायद कट गया। तो एक तरफ वोटर्स जो कट गए हैं उनको लेकर सियासी घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव कैंपेन में उतर चुकी हैं। और आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर से थोड़ी देर पहले अपना नामांकन भी दाखिल किया। नामांकन से ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। अपने घर से सर्वे भवन तक रोड शो किया। रोड शो के बाद ममता ने लोगों को संबोधित किया। केवल भवानीपुर ही नहीं, सभी 294 सीटों पर टीएमसी को जीत दिलाने के लिए कहा। एसआईआर में लोगों के नाम कटने पर अपना दुख जताया। उसके बाद ममता अलीपुर सर्वे बिल्डिंग के अंदर नामांकन के लिए गई। ममता इस बार भवानीपुर में भीषण टक्कर में फंसी हुई हैं, चूंकि उनका मुकाबला इस बार बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से है, जो पहले ही अपना पर्चा दाखिल करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। और सुवेंदु अधिकारी को उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का साथ भी मिला था। इसीलिए ममता बनर्जी भी आज भारी भीड़ के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची और न सिर्फ अपनी सीट पर जीत का दावा किया, बल्कि सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता का समर्थन मांगती हुई ममता बनर्जी नजर आई। अब भवानीपुर सीट की बात करें तो इसका इतिहास जान लीजिए। भवानीपुर सीट को टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि ममता 2011 से लगातार भवानीपुर में चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को उतारा है। इसके अलावा एसआईआर के बाद भवानीपुर का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। 2021 उपचुनाव में ममता केवल 58,000 वोट से जीती थी, लेकिन उसके बाद भवानीपुर में एसआईआर में करीब 44,000 वोट कट चुके हैं। 14,154 संदिग्ध वोटर्स की भी जांच की गई है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ममता की जीत का फासला बेहद कम हो जाता है।
2021 उपचुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो ममता 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में जीती थी, लेकिन 2024 चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड में बाजी मारी थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसमें 149 पर आगे थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर टीएमसी की लीड केवल 8,297 रह गई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार ममता के सामने बहुत आसान चुनाव नहीं है। सुवेंदु अधिकारी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ममता के नामांकन और एसआईआर को लेकर भवानीपुर के लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हरा नहीं था, हराया गया था। इलेक्शन कमीशन हराया गया था, नहीं हरा था। हम लोग देखा था टीवी स्क्रीन में, जीत गया था, विन डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद 3 to 4 आवर्स, आफ्टर 3 to 4 आवर्स डिक्लेयर किया जो हार गया। नहीं तो वहां से भी जीते थे पहले। 60 से 65 हजार वोट से दीदी यहाँ से जीतेगा, एकदम कंफर्म। अब मिला लीजिएगा, 4 तारीख के बाद मिला लीजिएगा। 4 तारीख के बाद अब देख लीजिएगा, जो रिकॉर्ड आएगा अब देख लीजिएगा। ठीक है, सब काम किया है। आप हॉस्पिटल में जाइए, रास्ता घाट देखिए, गांव में जाइए, देखिएगा कितना उन्नयन हुआ है। वो लोग झूठ बोलने के लिए सब कुछ बोल सकता है, लेकिन जो सच है ना इंसान जानता है। इंसान जानता है, जो सच है इंसान जानता है। बोल दिया है, ठीक है, ठीक है। वो जो बात आप परिमल बाबू, परिमल है, परिमल तो गाय बेचता है, लोग तो गाय बेच रहे हैं। वो बड़ा से बोले 15,000 करोड़ रुपया का गाय बेचा। नितिन गडकरी 3,000 करोड़ का गाय बेचा। उसका वाइफ का नाम से गाय का कंपनी है, एक्सपोर्ट करने का। हाँ, बहुत वोट कटे हैं, तो उसके होने से भी तृणमूल ही जीतेगा। यहाँ पर दीदी जहाँ पर है, जहाँ दीदी जीतेगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब कम्युनिटी दीदी के साथ है, सब दीदी के साथ है। देखे ना नॉमिनेशन फाइल करने गया, कितना आदमी गया था। अब जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं वो ममता बनर्जी की जीत का दावा कर रहे हैं, और सिर्फ भवानीपुर नहीं बल्कि कोलकाता से जुड़ी हुई जितनी भी सीटें हैं या पूरे पश्चिम बंगाल में जितनी भी सीटें हैं वहां पर चुनाव जीतने का दावा टीएमसी के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 से 77 सीट पर आने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने स्कोर बोर्ड को बढ़ाना चाहती है, और बीजेपी को इस बार ऐसा लग रहा है कि करो या मरो की स्थिति है। पूरी जी जान के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैन टू मैन मार्किंग भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसीलिए नंदीग्राम के साथ साथ सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर में एक चैलेंजर के तौर पर ममता बनर्जी के सामने उतारा है। अब सुवेंदु अधिकारी कितने बड़े चैलेंजर बनते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि ममता को उनके गढ़ में उलझा कर रखें, वहां मुश्किलें पैदा करें, जिसका कहीं ना कहीं फायदा पश्चिम बंगाल की बाकी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इस बार का चुनाव बीजेपी पूरी तरीके से हिंदुत्व के पिच पर उतरकर लड़ रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी बार बार उनके इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश करती हैं, और इस बार ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें हैं। इसलिए ममता बनर्जी हो या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हर एक ऐसे मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के सेंटीमेंट से जुड़े हैं, चाहे फिर पाकिस्तान की चर्चा करना हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पश्चिम बंगाल के लोगों को डराना हो। मनीष भट्टाचार्य भवानीपुर से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। मनीष, आप मुझे बताइए, सुवेंदु अधिकारी को एक चैलेंजर के तौर पर भवानीपुर में उतार तो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन क्या सुवेंदु अधिकारी ममता के सामने चैलेंजर बन पाएंगे या उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? देखिए, टक्कर कांटे की है, क्योंकि मुद्दे बहुत है जिसको लेकर यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि इस बार शुभेंदु पे उम्मीद हम जता सकते हैं, लेकिन ये ममता का बैटल ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, क्योंकि 2011 से लगातार ममता बनर्जी जो है इस सीट पर जीत रहे हैं। नंदीग्राम में भले ही ममता बनर्जी सीट हार गई हो, लेकिन जितने लोगों से हमने बातचीत करी है यहाँ पर, अब चुनाव से ठीक पहले जब नंदीग्राम की बात हो रही है तब लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वो हार नहीं थी, वो जानबूझ के किसी तरीके से जबरन हराया गया था।
इस तरीके का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। नंदी ग्राम से लेके भवानीपुर में चीजें भले बदल गई हों, लेकिन भवानीपुर के लोग ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने विकास किया है। और शुभेंदु जब घूम के यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों के पास जाते हैं, तब यहाँ पर भय और इस तरीके की जो बातें हो रही हैं कि वातावरण में भय है, यहाँ पे टीएमसी के जो लोग हैं उनका जो गुंडागर्दी है, इस तरीके की चीजों पर भी लोग सोच रहे हैं। तो एक बदलाव की बात भी उठ रही है, लेकिन ये टक्कर बहुत कांटे की है। लोग ये मानते हैं कि भवानीपुर में एक तरफ विकास की बात हो रही है, एक तरफ जो गुंडागर्दी और भय का माहौल है उसकी बात हो रही है। इस बीच में चुनना अभी थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल की सबसे ये हॉट सीट बनी हुई है और इस पर ममता बनर्जी का आज जो शक्ति प्रदर्शन है वो कमोबेश इस बात को इंगित करता है। एसआईआर के जरिए जितने वोटर्स के कट जाने की खबर भवानीपुर में मिल रही है, क्या वो वोटर्स की फैक्टर हो सकते हैं इन चुनावों में? क्या उन वोटर्स की वजह से ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा इसका असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरे साउथ कोलकाता में अगर देखें तो लगभग 28,000 जो हैं वो वोट जो हैं वो नॉन एलिजिबल माने गए हैं। और अगर भवानीपुर की इसमें बात करें तो लगभग 11,000 वोट बताया जा रहा है। लोगों का ये कहना है इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद घूम ही रही है भवानीपुर में, और ममता बनर्जी के जो पूरे कैबिनेट है, यानी जो उनके तमाम मंत्री, स्पेशली फिरहाद हकीम, उनका पूरा परिवार यहाँ पूरे इलाके में मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। आज भी जो नॉमिनेशन में लोग आए थे उन्होंने कहा है कि ये ममता बनर्जी का घर है, यहाँ से तो फिलहाल हम ममता बनर्जी को हारने नहीं देंगे। कुल मिला के लोकप्रियता ममता बनर्जी की बहुत ज्यादा कम होती नहीं दिखाई दे रही। मनीष, अगर बीजेपी ने तैयारी की है ममता को उनके गढ़ में घेरने की, तो ममता ने भी तैयारी की है अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए। इसलिए तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उसे भवानीपुर में ममता बनर्जी ने उतार दिया है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ ममता और टीएमसी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग से उलझे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। खड़गे ने चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के लोगों को अनपढ़ बता दिया था। इसके विरोध में बीजेपी ने आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद धवल पटेल भी शामिल हुए। खड़गे के बयान को गुजरात के लोगों का अपमान बताया और उनसे माफी मांगने की अपील की गई है बीजेपी के सांसदों द्वारा। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने मौजूद है, जहां पे गुजराती समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। गुजरात के बीजेपी सांसदों का कहना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजराती समाज को अनपढ़ बताकर केरला में पूरे गुजराती समाज का, गुजरात में रहने वाले लोगों का और खासकर उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में, भारत को पहचान दिलाने में अपनी जान लगा दी थी। महात्मा गांधी का अपमान बताया जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को। यहाँ पे इस समय कई बड़ी संख्या में गुजराती समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। हाथ में पोस्टर है जिसने गुजरात को, देश को दिशा दी, उसे मूर्ख कहना शर्मनाक है। अपमान की राजनीति बंद करो, गुजरात जाग चुका है। ये इस तरीके के हाथ में होर्डिंग लेकर गुजरात के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हाथ पर, गले में काली पट्टियां हैं। ये वो लोग हैं जो गुजरात से राजधानी दिल्ली में रहने आए हैं और इस समय अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जता रहे हैं। गुजरात के सांसद यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली में रहने वाले वो गुजराती समाज के लोग भी मौजूद हैं जो इस बयान से आहत हुए हैं। सर, आप लोग आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, नाराजगी है? गुजरात का स्वभाव ही पीसफुल वाला है, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हमारी मांग यही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने गुजरातियों को अनपढ़ कहा है, तो जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस टाइम भी पूज्य महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में देश को स्वतंत्रता दिलाने में उस टाइम भी काम किया था। उसके बाद की भी बात करें तो गुजरात आज हर एक क्षेत्र में आगे है। गुजरात आज हर एक क्षेत्र में सभी पूरे देशवासियों को नौकरी भी दे रहा है, रोजगारी भी दे रहा है और अच्छे काम हो रहे हैं। चाहे आर्ट की बात हो, कोई भी बात हो, व्यापार बिजनेस की बात हो, सभी जगह गुजराती लोग शांतिपूर्ण स्वभाव से काम कर रहे हैं। फिर भी गुजरातियों को बार बार अपमान करना और ऐसा बोलना कि गुजराती अनपढ़ है, गुजरातियों में बुद्धि नहीं है, तो इसके लिए पूरा गुजराती समाज आज रोड पे आया है और खड़गे जी माफी मांगे वैसी मांग कर रहा है। दरअसल केरला में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने केरला के लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से खड़गे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है।
और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं।